नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 9 का विकास के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे और इस पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विकास की कीमत जो सिर्फ देश को चुकानी नहीं पड़ी, कुछ समाज को भी चुकानी पड़ी, ऐसी विकास की कीमत। तो हम जानते हैं कि विकास करने से समाज को भी बहुत सारा नुकसान कुछ हुआ है, कुछ हद में फायदा हुआ है, कुछ हित में नुकसान हुआ है। तो क्या चुकानी पड़ी समाजों को? तो दोस्तों विकास के इस मॉडल के कारण बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, बड़े बांधों के निर्माण, खनन कार्य और औद्योगिक गतिविधियों के कारण, जो औद्योगिक गतिविधि है उसके कारण क्षेत्रीय लोगों को पलायन करना पड़ा। इससे लोगों के हुनर बेकार हो गए, उनकी संस्कृति, उनके आजीविका पर गहरा संकट और दरिद्रता में वृद्धि हुई होने से वे हाशिए पर चले गए। यानी दोस्तों कहना है कि जैसे बांध का निर्माण करना है, तो जहाँ बांध का निर्माण किया जा रहा है वहाँ के कुछ लोग बसे हुए हैं और उनको उस जगह से हटाया जा रहा है। इससे उनको क्या हुआ, वो जहाँ अपनी उनका अलग वेशभूषा, अलग संस्कृति थी, क्योंकि वो तब तो जंगलों में रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, खनन कार्य जो किए गए, खनन में और औद्योगिक गतिविधियाँ जितने भी हैं, वो कुछ लोगों को, कुछ समाजों को हानि पहुंचाई। कैसे? उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। ठीक है, वहाँ उनके जो जहाँ रहते थे वहाँ पर औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगा दी गई, वहाँ पर बांध बनाने लग गए सब सरकार वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग रह रहे थे पहले से, उनको वहाँ से भागना पड़ा, उनको पलायन करने पड़ा दूसरे राज्य में, दूसरे जगह। ठीक है, और वो जो काम कर रहे थे, वो उनका जो संस्कृति था उस पर भी काफ़ी असर पड़ा। वो जो काम कर रहे थे, वहाँ के जो लोकल हुनर, वो पेड़ पौधा काटने का वगैरह वगैरह करते थे, जो भी वो अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे थे, जो उनका हुनर था वो हुनर भी बेकार हो गया इससे। ठीक है दोस्तों, तो उनके संस्कृति पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। तो इस कारण विकास इनके हितों के लिए बहुत खराब हुई और इनको कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे विस्थापनों ने कई देशों में संघर्षों को जन्म दिया। जब कितने लोग ऐसे हैं जो इन लोगों विकास के कार्यों में बाधा बन गए। वो जो बस्ती थी, जो लोग थे, वो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करने लगे कि यहाँ फैक्ट्रियाँ, यहाँ बांध नहीं लगाओ, यहाँ बांध नहीं बनाओ। जैसे कि उसमें एक उदाहरण है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांध के खिलाफ आंदोलन चला, जो नर्मदा नदी पर बनने वाला था। तो दोस्तों समर्थकों का कहना था कि इससे बिजली पैदा होगी, जमीन की सिंचाई होगी, सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध होगा। जो बांध बनाने वाले थे उनका यह कहना था कि इससे फायदा बहुत होंगे। तो ये सब थी विकास की कीमत जो लोगों को चुकानी पड़ी। तो दोस्तों पर्यावरण को जो कीमत चुकानी पड़ी विकास होने से, वो कीमतें क्या है, वो कीमतें यहाँ है लिखे हुए और इसे हम बताते हैं आपको डिटेल से। तो दोस्तों आज हम इस स्लाइड में पूरा पर्यावरण का ही चित्र डाल दिया। तो दोस्तों दक्षिण एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया था। कहाँ? दक्षिण एशिया के जो तट थे वहाँ पर। वो क्यों ढाया था? तो वनों के नष्ट हो जाने से। दोस्तों वन का बहुत ज़्यादा हो रहा है नष्ट। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं और वनी एरिया को, जो वन का एरिया है, जो जंगल है, वहाँ काटकर औद्योगिक चीज़ें लगाई जा रही है, वहाँ काटकर फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है और विकास के नाम पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। गाँव पर खनन किया जा रहा है, अंदर से ज़मीन कोड़कर पेट्रोल निकाला जा रहा है पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं विकास के कार्य से। दोस्तों जैसे नज़दीक स्थापित समुद्री तटों के नज़दीक जो बिल्डिंगें स्थापित हैं, किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ जो स्थापित हैं, उनसे भी बहुत सारे हानि पहुंच रही है और इससे क्या हो रहा है, सुनामी आ रही है बार बार बराबर। तो दोस्तों भूमंडल का ताप बढ़ना, और क्या हो रहा है, भूमंडल का ताप भी बढ़ रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से अंटार्कटिका और उसके ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। ग्रीन हाउस के गैसों का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है, भूमंडल का ताप बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है,
इससे हो रहा है अंटार्कटिका, जो कि एक बर्फ से ही वो द्वीप है, ठीक है, बर्फ का द्वीप है। तो दोस्तों उसके ध्रुवों पर क्या हो रहा है, उनके बर्फ पिघल रहा है। वो एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा द्वीप है और वो बर्फ हजारों सालों से वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब गर्मी बढ़ने से, भूमंडल का ताप बढ़ने से वो बर्फ पिघल रहा है धीरे धीरे। अब पिघलने से क्या होगा दोस्तों कि समुद्र की जो सतह है वो ऊंची होती चली जाएगी, ठीक है। इससे तटीय इलाकों में क्या होगा, बाढ़ आने का खतरा भी रहेगा और तटीय इलाकों डूबने के खतरा है। जो छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, जो दुनिया में छोटे छोटे द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं, छोटे छोटे समुद्र जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, वैसे छोटे छोटे जो द्वीप है उनका डूबने का खतरा बना हुआ है, ठीक है। इससे तो दोस्तों वायु प्रदूषण, सुखाड़, भूमि का जल स्तर नीचे गिरना, जो वायु प्रदूषण हो रही है, सुखाड़ भी आ रहा है, भूमि का जल स्तर, जो चापाकल से पानी निकालते हैं वो कितने का चापाकल सूख गया होगा, ठीक है, आप तो नहीं निकालते होंगे चापाकल से, लेकिन जल स्तर जो ऊपर रहता था वो नीचे चला जा रहा है। तो ये सब दोस्तों विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। क्या सोचा था कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसे क्या आप क्या सोच सकते हैं, क्या आपने ये सोचा दोस्तों कि इससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को क्या होगा? इस पर राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो दोस्तों विकास का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों विकास के साथ साथ विकास हुआ और इसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई और निगेटिव चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, यानी नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक भी हुई है। अगर सकारात्मक चीज़ें हुई है विकास से, तो नकारात्मक भी हुई है। जैसे पीछे हमने पढ़ा, पर्यावरण को नुकसान हुआ, समाजों को नुकसान हुआ। और सकारात्मक में लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों विकास का नकारात्मक साथ कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। कुछ राज्यों को इससे गरीबी घटाने व देश के आर्थिक उन्नति में सफलता मिली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ राज्य देश को बोला जा रहा है। कुछ देशों को गरीबी हटाने में भी मदद मिली है, किससे? इससे पॉजिटिव इफेक्ट है ये, और उससे देश का आर्थिक उन्नति भी हुआ है, ठीक है, विकास होने से। और कुछ को अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो है दुनिया से गरीबी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। दुनिया से गरीबी पूरी तरीक़े से खत्म नहीं हुआ है, ये एक निगेटिव व्यू है। और अमीर और गरीब की खाई बढ़ती ही जा रही है। जो रिच पीपल है वो और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर पीपल है वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्जागरण साथ साथ नहीं होते, तब तक पहले से ही अमीर लोगों द्वारा लाभ पर कब्जा जमाने की चांस अधिक रहेगी। यानी दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक सभी साथ साथ नहीं चले, आर्थिक उन्नति भी साथ साथ चले और उसके साथ साथ लोगों में पुनर्जागरण भी चले, तब जा कर के क्या होगा। अमीर लोगों द्वारा अभी क्या हो रहा है, अमीर लोगों द्वारा हो रहा है क्या कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और लाभ पर अधिक कब्जा जमाने का चांस उन पर रहता है। लेकिन जब बराबर बराबर चीज़ों को कर दिया जाएगा तो इससे दोनों को, गरीब अमीर दोनों को बराबर में मिलेगा। विकास की व्यापक अवधारणा अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है, विकास को खुला सोच अपनाने की ज़रूरत है और भी विशाल और व्यापक अवधारणा अपनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यही था विकास की मूल्य। तो दोस्तों विकास को मापने के लिए कुछ तरीके भी अपनाए गए कि किन चीज़ों को हम विकास के रूप में देखें। तो मानव विकास का जो मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। तो दोस्तों इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर देखा जाता है, आयु संभाविता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश विकासशील है और कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकास कर रहे हैं और गरीब है। इसे ही मानव सूचकांक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अनुसार रोटी, कपड़ा, मकान और आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो, इसके बगैर गरिमापूर्ण जिंदगी गुजारना और अपने इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। तो दोस्तों इसके अनुसार इसका कहना क्या है कि जो बुनियादी चीज़ है, जो बुनियादी है, जो हर इंसान को ज़रूरत है, अगर वो नहीं रहेगा तो इंसान की ज़िंदगी इंसान की तरह नहीं होगी। जैसे रोटी, पेट में भोजन होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए बदन पर,
और मकान होना चाहिए रहने के लिए। अगर इन तीनों चीज़ों का उनका पास है तो क्या होगा, ये बुनियादी चीज़ें हर इंसान के पास होने चाहिए। यही विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का कहना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जिंदगी, अच्छा जिंदगी नहीं जी सकता। और अपनी इच्छाओं को जब यही नहीं रहेगा, रोटी कपड़ा मकान, तो वो अपने जो उनके ख्वाब होंगे उनको वो पूर्ति कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना भी उनके लिए असंभव है। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं आप जान गए होंगे। इस प्रतिवेदन में आप पढ़ लीजिएगा। साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु, संभावित मातृ मृत्यु दर, इसे ही पूरे डिटेल से इसे पढ़ लीजिएगा। हमने बता दिया है, इसे ही मानव विकास सूचकांक कहते हैं। दोस्तों, विकास की वैकल्पिक अवधारणा, अधिकारों के दावे, लोकतांत्रिक सहभागिता और विकास और जीवन शैली, ये 3 चीज़ों विकास की वैकल्पिक अवधारणा है। तो दोस्तों, पहला है अधिकारों के दावे। दोस्तों, अधिकारों के दावे में क्या है कि विकास के फायदों को अमीरों ने हाशिए पर लिया है और कीमत गरीबी को चुकानी पड़ती है। यानी सरकार द्वारा जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उसे अमीरों ने ही क्या किया है, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस वजह से सरकार से ज़्यादा फायदा उन्हीं को होता है। सरकार कोई भी योजना बनाती है तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होता है। और गरीब लोग उतना पढ़े लिखे ना होने के कारण उस चीज़ों को समझ भी नहीं पाते, ऐसे अछूते रह जाते, ऐसे उनको कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, प्रभावित आबादी क्या इसका दावा कर सकती है? जो इससे प्रभावित है, जो गरीब है, जो उनसे प्रभावित है, क्या वो इसका दावा कर सकती है कि लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनसे जुड़े मामले में उनसे राय ली जाए। ठीक है, क्या आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर आजीविका का दावा कर सकते हैं? यहाँ एक सवाल है। जैसे आपने देखा कि जो लोग कमा खा रहे तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना दी गई, उनको हटा करके, उनका रोजी रोटी वहीं था। तो क्या वो सवाल कर सकते हैं कि क्या आजीविका का जो स्रोत था उनका, उस पर खतरा पैदा कर आजीविका का दावा कर सकते हैं पैदा होने पर? ठीक है। लोकतांत्रिक सहभागिता, अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर नागरिक साझेदार है, अगर बेहतर जीवन बनाने में, जीने में, हासिल करने में समाज का प्रत्येक नागरिक क्या है, साझेदार है, पार्टनर है, तो विकास की योजनाएं बनाने व लागू करने के तरीके ढूंढने में हर एक आदमी, व्यक्ति शामिल की जरूरत है। यानी दोस्तों, यह कहना है कि समाज का हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक नागरिक साझेदार है बेहतर जीवन बनाने में। तो ऐसा भी होना चाहिए कि विकास का हर एक आदमी क्या होना चाहिए, विकास की योजनाओं बनाने में भी हर एक आदमी का हाथ हो। ठीक है, सभी को शामिल किया जाए। लोकतांत्रिक देशों में भागीदारी सुनिश्चित करने का तरीका यह हो सकता है कि स्थानीय योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेना देना चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में यह होना चाहिए दोस्तों कि जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, नगर निगम, जैसे किसी शहर का है वो नगर निगम है, पंचायत है, ये सब जो स्थानीय और उनसे जुड़ी जो स्थानीय कार्य हैं, उनसे जुड़ी जो स्थानीय कार्य है, वो इनको ही निर्णय दिया जाए। ठीक है, नगर निगम जो हुआ, जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं उनको निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक प्रभावित करने वाले मामलों में लोगों से परामर्श करना चाहिए। जो ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, इससे लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की गुंजाइश बनी रहती है। जब आप पूछेंगे किसी लोगों से, जनता से पूछ कर किसी योजनाओं को बनाएंगे तो इससे ज़्यादा फायदा होगा और पैसा की बर्बादी भी नहीं होगी। जनता से ज़रूरत है, अगर पूछ कर कोई काम करे सरकार, तो इससे सरकार भी बढ़िया काम कर पाएगी। लोगों का क्या मुसीबतें है, क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को पूजा करके पैसा भी अलग चीज़ में, गलत चीज़ों में नहीं लगेगा। तो इससे विकास का और भी बढ़िया होने की भाव प्रकट होती है। मंत्रों का मार्ग कौन सा हो, सड़क कहाँ बने, पार्क कहाँ हो, स्कूल कहाँ बने, ये सब चीज़ें जनता से पूछ करके करने से जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है और सरकार को भी क्या होती है, फायदा होती है कि वो सही जगह पर सही काम कर सक रही है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। Latest YouTube shorts video see on the channel. Thank you. Jai Hind.